Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to solve the conceptual questions of unit number 12 geometrical optics. So let's start. The first question is, a man raises his left hand in a plane mirror. The image facing him is raising his right hand. Explain why. एक मैन है जिसने अपने लेफ्ट हैंड को रेज किया है मिरर में, लेकिन इमेज में ऐसा लग रहा है कि उसने राइट हैंड को रेज किया है, तो ऐसा क्यों है? सो अगर आप ये फिगर में देखें तो इस पर्सन ने अपने लेफ्ट हैंड को रेज किया है, लेकिन मिरर में जो इमेज है प्लेन मिरर में ऐसा लग रहा है कि उसने अपने राइट हैंड को रेज किया है। तो ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? ऐसा इसलिए होता है, एज आई टोल्ड यू बिफोर दैट image in plane mirror is virtual, erect, equal in size and laterally inverted. जो इमेज हमारे पास प्लेन मिरर में बनता है, एक तो वो फर्जी होता है, इरेक्ट होता है मतलब बिल्कुल सीधा, इक्वल इन साइज, उसका साइज बिल्कुल इक्वल होता है जितना ऑब्जेक्ट का होता है, एंड लेटरली इन्वर्टेड, और वो इन्वर्ट हो जाता है। जैसे अगर आप अपने मोबाइल के सेल्फी कैमरा में पिक्चर लेते हैं तो वो क्या होता है, जब वो पिक्चर बन जाती है, जब आपको देखते हैं तो वो इन्वर्ट हो जाती है। इस तरह प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो भी लेटरली इन्वर्टेड होती है। देयरफॉर इसीलिए अगर एक मैन अपने लेफ्ट हैंड को रेज करेगा इन अ प्लेन मिरर, तो जो इमेज उसको नजर आएगी उसको ऐसे लगेगा जैसे उसने अपने राइट हैंड को रेज किया है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in your own words explain why light waves are refracted at a boundary between two material. आपने अपने वर्ड्स में ये एक्सप्लेन करना है कि क्यों लाइट वेव्स जो है ना वो रिफ्रैक्ट हो जाती हैं एट अ बाउंड्री बिटवीन टू मटेरियल। मतलब दो मटेरियल हैं हमारे पास और उनकी बाउंड्री पे, जैसे आपको ये फिगर में नजर आए, तो लाइट वेव्स जो आ रही हैं तो वो बाउंड्री पे क्यों रिफ्रैक्ट हो जाती हैं बिटवीन टू मटेरियल्स। अब रिफ्रैक्शन का क्या मतलब है कि स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज हो जाती है और लाइट मीडियम भी अपना चेंज कर लेती है। तो जो लाइट वेव जब रिफ्रैक्ट होती है एट अ बाउंड्री बिटवीन टू मटेरियल, ये किस वजह से है? इट इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ लाइट इन दीज टू मीडियम। दोनों मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट चेंज होने की वजह से ऐसा होता है। अब देखिए, यहाँ एयर से लाइट आ रही है और जब आके वो ग्लास में एंटर होगी तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। और this change of speed of light at a boundary is caused by the change in refractive indices of two material. और क्यों स्पीड चेंज हो रही है? दो रीजंस हैं। एक रीजन तो यह है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज आ रहा है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास किसके बराबर होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। और दूसरी रीजन ये है स्टूडेंट्स कि एयर आपके पास एक रेयर मीडियम है, जबकि ग्लास आपके पास एक डेंसर मीडियम है। तो जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगी तो उसकी स्पीड में चेंज आएगा, और जब स्पीड में चेंज आएगा तो वो अपने पाथ को भी चेंज कर लेगी, मतलब वो क्या हो जाएगी? रिफ्रैक्ट हो जाएगी। जैसे ही वो एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में एंटर होगी, मतलब बाउंड्री पे जैसे ही आती जाएगी तो वो क्या हो जाएगी? रिफ्रैक्ट हो जाएगी। ओके, नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन व्हाई अ फिश अंडर वाटर अपीयर्स टू बी अ different depth below the surface than it actually is. Does it appear deeper or shallower? आपने ये बताना है कि अगर एक फिश वाटर के अंदर है, वो देखने में ऐसा लग रहा होता है, अपीयर ऐसे हो रही होती है कि उसकी डेप्थ जो है सरफेस से बिलो डिफरेंट है देन इट एक्चुअली इज। मतलब जिस जगह पे वो होती है, फिश जिस जगह पे स्विम कर रही है, हमें उसकी जो डेप्थ है वो डिफरेंट लग रही होती है। तो ऐसा क्यों होता है? हमने एक तो बात ये एक्सप्लेन करनी है, और दूसरी बात हमने ये बतानी है कि क्या वो डीपर अपीयर हो रही होती है या शैलोअर अपीयर होती है। मतलब क्या हमें वो बहुत ज़्यादा गहराई में नज़र आती है या हमें ऐसे लगता है कि ये बिल्कुल सामने है, शैलोअर अपीयर हो रही है। सो अगर आप इमेज देखें तो ये हमारे पास फिश है जो एक्चुअली जितनी उसकी हाइट है, मतलब डेप्थ है वाटर की सरफेस के बिलो, वहां पे है, लेकिन हमें वो नजर यहाँ पे आ रही होती है, मतलब उसकी जो हमारे पास जो हाइट है वो हमें इतनी नजर आ रही होती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन। अगेन यहाँ पे रिफ्रैक्शन की बात आती है, क्योंकि हम तो एयर में, हम तो वाटर से
बाहर खड़े होते हैं, वाटर के अंदर है फिश, हम बाहर से उसे देख रहे होते हैं, तो वो जो लाइट रेज आती हैं वो एयर से वाटर के अंदर एंटर होती हैं। अगेन एयर इज अ रेयर मीडियम एंड वाटर इज अ डेंसर मीडियम। तो लाइट वेव्स जब आके रिफ्रैक्शन यहाँ पे होती है लाइट वेव्स में, तो उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है और वो अपने ओरिजिनल पाथ को क्या कर देती हैं, चेंज कर देती हैं। एंड इट इज़ बिकॉज द डिफरेंट इन द स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियम। तो ये इसी वजह से होता है कि दोनों मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या हो रही है, चेंज हो रही है। लाइट रे को तो बिल्कुल स्ट्रेट आना चाहिए, लेकिन वो क्या हो जाती है, अपने पाथ से डाइवर्ट कर जाती है। इसलिए हमें एक फिश शैलोअर अपीयर होती है देन इट्स ओरिजिनल पाथ बिकॉज लाइट स्लो डाउन एज इंटर फ्रॉम एयर टू पॉन्ड। जैसे ही लाइट एयर से पॉन्ड में एंटर होगी तो वो स्लो हो जाएगी, इस वजह से हमें फिश शैलोअर अपीयर होगी। आप एक और एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं इसको प्रूफ करने के लिए। अगर आप एक वाटर का टब लें और अपना हैंड उसमें डिप करके देखें, तो जब आप ऊपर से देखेंगे तो ऐसे लगेगा कि आपका हैंड बहुत करीब है, बहुत शैलो है, लेकिन जब आप उससे बाहर निकाल रहे होंगे तो आपको पता लगेगा कि हाइट जो डेप्थ है वाटर की सरफेस के अंदर वो ज़्यादा है, लेकिन आपको देखने में वो क्या लग रही है, कम लग रही है। वो इसीलिए क्योंकि लाइट रेज जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती हैं तो उनकी स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, लाइट की स्पीड। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई और व्हाई नॉट कॉनकेव मिरर आर सुइटेबल फॉर मेकअप। इन दिस क्वेश्चन आपने ये बताना है स्टूडेंट्स कि कॉनकेव मिरर मेकअप के लिए सुइटेबल है या नहीं। दोनों केसेस में आपने रीजन बतानी है। तो इस क्वेश्चन के आंसर से पहले हम एक चीज को अगेन रिकॉल करते हैं कि मैंने आपको बताया था कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस दोनों ही कन्वर्जिंग है। मतलब जब भी रेज ऑफ लाइट आके कॉनकेव मिरर को हिट करती हैं या कॉन्वेक्स लेंस को हिट करती हैं तो वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज करवा देते हैं उनको और हमारे पास इमेज बन जाता है। अब हमारे पास एक केस था कॉनकेव मिरर में भी और कॉन्वेक्स लेंस में भी कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसका जो इमेज है वो बिल्कुल इरेक्ट बनता है और बहुत मैग्नीफाइड इमेज बनता है। तो अगर आप इस इमेज को देखें तो ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है जिसको हम कॉस्मेटिक मिरर में यूज करते हैं। जैसे आपको ये नजर आ रहा है कि हमारे पास ये एक लार्ज इमेज दे रहा है। अब ऐसा क्यों होता है कि कॉनकेव मिरर जो है जब हम ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस और पोल के दरमियान रखते हैं, मतलब एक पर्सन जब प्रिंसिपल फोकस एंड पोल ऑफ मिरर के मिड में खड़ा होगा, दरमियान में होगा, तो उसको एक लार्ज साइज इरेक्ट इमेज नजर आएगी। यही केस हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस में भी होता है कि अगर ऑब्जेक्ट को हम ऑप्टिकल सेंटर और फोकस पॉइंट के दरमियान में रखते हैं तो ये एक स्पेशल केस है कि हमारे पास एक लार्ज साइज इरेक्ट इमेज बनता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स, व्हाई इज द ड्राइवर साइड मिरर इन मेनी कार्स कॉन्वेक्स रेदर देन प्लेन और कॉनकेव। हमारे पास ड्राइवर साइड मिरर्स में क्यों हमारे पास जो है वो कॉन्वेक्स मिरर यूज होते हैं, कॉनकेव या प्लेन मिरर क्यों नहीं यूज होते। तो इसके रीजन ये है स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो कॉन्वेक्स मिरर्स होते हैं वो हमें इरेक्ट और स्मॉल साइज इमेज देते हैं क्योंकि ये आउटवर्ड कर्व होते हैं। इसलिए एक ड्राइवर को अपने बिहाइंड आने वाली कार्स को देखने में आसानी होती है और एक वाइडर व्यू मिल जाता है उसको, मतलब उसको इस मिरर में पीछे आने वाली जो कार्स हैं उनका एक वाइड व्यू नजर आ जाता है क्योंकि ये मिरर जो है वो स्मॉल साइज इमेज देगा। तो इस तरह एक ड्राइवर को देखने में आसानी होगी ताकि वो क्या कर सके, प्रॉपरली ड्राइव कर सके। ना तो वो ही कैन नाइदर यूज प्लेन मिरर, ना तो वो प्लेन मिरर यूज कर सकता है ना ही कॉनकेव मिरर। वो प्लेन मिरर इसलिए नहीं यूज करता, एज आई टोल्ड यू दैट प्लेन मिरर में जो इमेज होती है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड होने का मतलब ये है कि अगर इस तरह इमेज बने, अगर वो प्लेन मिरर यूज करें और इमेज लेटरली इन्वर्टेड होती है प्लेन मिरर में, तो उस वजह से उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी कि अगर वो जो लेफ्ट इंडिकेटर है कार का वो राइट इंडिकेटर फील होगा तो उसे ड्राइव करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। इसी तरह जो कॉनकेव मिरर है वो इसको इसलिए यूज नहीं कर सकता क्योंकि वो इन्वर्टेड इमेज देते हैं। अगर उसे उल्टी तस्वीरें नजर आएंगी तो फिर उसके लिए ड्राइव करना मुश्किल हो जाएगा। दैट इज द रीजन कि ड्राइवर साइड मिरर्स जो हैं वो हमारे पास कॉन्वेक्स होते हैं, प्लेन या कॉनकेव नहीं होते।
Now the next question is, why an optician testing room is small? He uses a mirror to help him test the eyesight of his patients. Explain why. आपने ये बताना है स्टूडेंट्स कि जब हम आई साइट चेक करवाने जाते हैं तो एक ऑप्टिशियन का जो वो टेस्टिंग रूम है जहाँ पे वो आई साइट चेक करता है लोगों की, वो तो इतना छोटा होता है इमेज, तो कैसे वो क्यों वहाँ पे मिरर को यूज़ करता है? अब देखें स्टूडेंट्स, आई साइट का जो प्रॉब्लम है, जैसे हमने डिफेक्ट्स ऑफ आई में पढ़ा कि मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया है, इसके अलावा भी बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन कुछ जैसे मायोपिया के प्रॉब्लम है और हाइपरमेट्रोपिया का प्रॉब्लम है, तो बाज़ औक़ात हमें करीब की चीज़ें ठीक से नज़र नहीं आती और कभी दूर की चीज़ें ठीक से नज़र नहीं आती। तो अगर रूम इतना छोटा होगा तो हमें तो वहाँ पे हर चीज़ नज़र आएगी, और जब हमें वहाँ पे हर चीज़ नज़र आएगी तो कैसे पता चलेगा कि आई साइट वीक है? हमें हमारा एक्यूरेट नंबर कैसे पता चलेगा ग्लासेस का? तो इस रीज़न के लिए एक ऑप्टिशियन जो है वो यूज़ करता है प्लेन मिरर को ताकि वो पेशेंट की आई साइट चेक करे। फॉर एग्जांपल, ये एक पेशेंट बैठा है जिसकी उसने आई साइट चेक करनी है, तो वो आई चार्ट जो है वो पेशेंट के बिहाइंड लगा होता है और सामने वो मिरर को यूज़ करता है, क्योंकि मिरर में हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, जो मिरर्स हैं वो डिस्टेंस इंक्रीज कर देते हैं पेशेंट और इमेज के दरमियान। अब देखें यहाँ पे ये आई चार्ट है, इसका इमेज इस मिरर में बनेगा और मिरर में जो इमेज बनेगा वो जितना आई चार्ट का डिस्टेंस है मिरर से उतना ही इमेज का डिस्टेंस होगा मिरर से। तो इस तरह डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। एक छोटे रूम में वो मिरर को यूज करते हुए उस डिस्टेंस को बढ़ा देता है ताकि एक पेशेंट जो है उसकी आई साइट वो प्रॉपर तरीके से चेक कर पाए। ओके, तो इसीलिए वो प्लेन मिरर को यूज कर रहे हैं, बिकॉज प्लेन मिरर्स आर यूज्ड टू इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन पेशेंट एंड इमेज, और द पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग डिस्टेंस इज टू सी हाउ डिस्टेंस affects the eyesight, and this is how you are given an eyesight number which represent the distance. अब देखें स्टूडेंट्स, इसका पर्पस ही ये है कि एक छोटे से रूम में हमारे पास एक पेशेंट की आईसाइट एक्यूरेटली चेक हो जाए ताकि हमें प्रॉपर पता चले कि उसको कौन सा नंबर अलॉट करना है। अब देखें, आई चार्ट से मिरर तक का डिस्टेंस अगर 5 मीटर है तो इमेज के जो मिरर के अंदर जो इमेज बन रही है उतना ही डिस्टेंस वहाँ पे भी उतना ही डिस्टेंस होगा, तो ये डबल हो जाएगा डिस्टेंस। तो इसीलिए हमने मिरर को, ऑप्टिशियन ने मिरर को यूज़ किया है ताकि डिस्टेंस इंक्रीज हो जाए, क्योंकि अगर वो मिरर को यूज़ नहीं करता तो पेशेंट को तो छोटे से रूम में करीब की चीज़ें भी बहुत आसानी से नज़र आ जाएंगी और दूर जो बड़ी चीज़ें हैं वो भी नज़र आ जाएंगी, तो फिर उसकी आई साइट प्रॉपर तरीके से चेक नहीं हो पाएगी। ओके, नाउ the next question is, how does the thickness of lens affect its focal length? हमारे पास जो लेंस यूज होते हैं उनकी थिकनेस कैसे फोकल लेंथ को इफेक्ट करती है? तो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास लेंस जो है वो थिन होगा तो उसकी फोकल लेंथ लार्ज होगी, लेकिन अगर हमारे पास लेंस जो है वो थिक होगा तो उसकी फोकल लेंथ भी हमारे पास क्या होगी? शॉर्ट होगी। द रीजन इज दैट स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो थिक लेंस होते हैं उनकी बेंडिंग पावर भी ज्यादा होती है, इसलिए उनकी फोकल लेंथ शॉर्ट होती है, और जो थिन लेंस होते हैं उनकी बेंडिंग पावर कम होती है, दैट्स व्हाई उनकी फोकल लेंथ भी लॉन्ग होती है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि एक लेंस की जो थिकनेस है वो उसकी फोकल लेंथ को इफेक्ट करती है, क्योंकि लेंस की थिकनेस की वजह से उसकी बेंडिंग पावर पे भी इफेक्ट पड़ता है। ओके, The next question is, students, under what conditions will a converging lens form a virtual image? वो कौन सी कंडीशन होगी जब converging lens एक virtual image बनाएगा? तो हमने कॉन्वेक्स लेंस के 5 केसेस डिस्कस किए थे, जिसमें हमारे पास जो लास्ट केस था जिसमें हमें ये पता चला था कि अगर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो फोकल पॉइंट और लेंस के दरमियान पड़ा हो तो हमारे पास एक वर्चुअल और एक लार्ज इमेज बनती है। अदरवाइज हमारे पास जो कॉन्वेक्स लेंस है वो हमेशा इन्वर्टेड इमेज बनाता है और रियल इमेज बनाता है, लेकिन ये एक स्पेशल केस है जिसमें हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस को यूज करते हुए हम एक लार्ज, इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बनाते हैं। ओके, 12.9 question is, under what condition will a converging lens form a real image that is same size as object? अब हमने वो केस बताना है कि कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू एक इमेज बने
और उसका साइज बिल्कुल ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर हो और वो इमेज भी क्या हो, रियल हो। तो हमने एक केस डिस्कस किया था कि जब ऑब्जेक्ट हमारे पास 2f पे, जो लेंस से 2f का डिस्टेंस है, अगर ऑब्जेक्ट 2f के डिस्टेंस पे प्लेस है तो हमारे पास जो इमेज बनेगा वो भी 2f पे बनेगा और उसकी बिल्कुल जो साइज है वो सेम होगा एज द ऑब्जेक्ट, और वो जो इमेज होगा वो इन्वर्टेड होगा और रियल होगा। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, why do we use refracting telescope with large objective lens of large focal length? हम रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में क्यों वो ऑब्जेक्टिव लेंस यूज करते हैं जिसकी फोकल लेंथ लार्ज होती है? तो इसकी रीजन ये है स्टूडेंट्स कि जो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में हम लार्ज फोकल लेंथ वाला ऑब्जेक्टिव लेंस यूज करते हैं ताकि हम ज्यादा लाइट को गैदर कर सकें फ्रॉम वीक डिस्टेंट सोर्सेज, क्योंकि टेलीस्कोप एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। अब माइक्रोस्कोप के थ्रू तो हमारे पास जो करीब ऑब्जेक्ट्स हैं उनके साइज को हम बड़ा करके देखते हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्ट हमसे दूर हैं उनको क्लियर देखने के लिए, उनके साइज को थोड़ा बड़ा देखने के लिए हम टेलीस्कोप को यूज करते हैं। और टेलीस्कोप में भी दो कॉन्वेक्स लेंस हमारे पास यूज होते हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ लार्ज होनी चाहिए ताकि जो वीक डिस्टेंट सोर्सेज हैं, जो स्टार्स या जो ऑब्जेक्ट हमसे बहुत दूर हैं, उनसे हम ज्यादा लाइट को गैदर करें, और इसलिए इट नॉट ओनली मेक्स देम मोर विजिबल, ये जो हमारे पास लार्ज फोकल लेंथ वाला ऑब्जेक्टिव लेंस है ये ना तो उनको ज्यादा विजिबल बनाएगा बल्कि रिजॉल्विंग पावर भी टेलीस्कोप की क्या हो जाएगी, इसकी वजह से इंक्रीज हो जाएगी। तो यही रीजन है कि हम ऑब्जेक्टिव लेंस यूज करते हैं लार्ज फोकल लेंथ वाला ताकि ज्यादा लाइट गैदर हो और हमें वो ऑब्जेक्ट जो है वो ज्यादा विजिबल हो। ओके, आई होप स्टूडेंट्स यू गॉट इट। All these questions are not much difficult, so you have to remember them and write them on your notebooks. And if you have any query related to any question, you can ask me anytime, students. So thank you. Allah Hafiz.